फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई एम दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 23 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में फर्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्राइबल्स नॉट सेटल्ड फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ऐसा काउंसिल ने बोला है। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन है उस दैट हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ सबमिटिंग अ फॉल्स रिपोर्ट टू द सेंटर। तो उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट सबमिट की है सेंटर को, क्लेमिंग दैट द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड सेटल। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने क्लेम किया है कि ऐसा जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि FRA ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है, उसके अंदर जो राइट्स है। दिस enabled forest clearances for the 72,000 crore Great Nicobar infrastructure project which includes a transshipment port, airport, power plant and township। तो ये अप्रूव होने के बाद ही जब ये उन्होंने बोला कि हम FRA सेटल कर दिया, उसके बाद ही ये सब चीज़ें अलाउ की गई थी। Tribal representatives of Nicobarese community disputed this claim and wrote to the Union Minister of Tribal Affairs, Jual Oram, asserting that the process of settling forest rights has not been completed। तो जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो बोल रहे हैं कि अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो की हाइलाइट्स क्या है कि ये जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो इन्वॉल्व करता है डाइवर्जन ऑफ नियरली 13,075 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रैटेजिक आइलैंड डेवलपमेंट प्लान गिवन टू द लोकेशन ऑफ ग्रेट निकोबार नियर इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के पास है। फिर एनवायरमेंटल एंड ट्राइबल राइट्स की बात की जाए तो वो ग्रुप्स ने फ्लैग किया है रिस्क्स टू द वल्नरेबल निकोबारिस ट्राइब्स एंड इकोलॉजिकल डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी रिच ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब की फैक्ट्स की बात की जाए तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इंक्लूड करता है वहाँ पे निकोबारीज एंड शॉम्पेन्स हैं वहाँ पे, विच आर PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो निकोबारीज आइलैंड में रहते हैं। फिर PVTG की बात की जाए तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ये मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, लो लिटरेसी, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात की जाए तो ये रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज यूज आधार एनी ऑफ 11 लिस्टेड पेपर्स फॉर इंक्लूजन क्लेम SC ऑन बिहार रोल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू अलाउ वोटर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम बिहार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स। तो अभी आप सभी को पता है बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चल रहा था, तो बिहार का जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसमें बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि वोटर्स को जो अलाउ करे जो एक्सक्लूड हुए हैं बिहार के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में, टू सबमिट क्लेम्स फॉर इंक्लूजन। ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिजिकली भी कर सकते हैं आके, यूजिंग आधार और एनी ऑफ द 11 लिस्टेड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। दिस कम्स आफ्टर एन एस्टिमेटेड 65 लाख नेम्स। तो ऐसा जब एस्टिमेशन हुआ कि 65 लाख नेम्स एक्सक्लूड हुए हैं फ्रॉम द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ठीक है, अराउंड 65 लाख नेम्स वर लेफ्ट आउट इन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स। NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स, बहुत सारे और NGO ने चैलेंज किया SIR प्रोसेस को, साइटिंग एक्सक्लूजन एरर्स। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस JB पर्डीवाला इज मॉनिटरिंग कंप्लाइंस। कौन कौन? जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस JP पर्डीवाला। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324। कौन से आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 324, टू कंडक्ट एंड रेगुलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रेगुलेट करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए। टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी कौन है प्रेजेंटली? ज्ञानेश कुमार। ही टुक चार्ज एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया in 2025। The right to vote in India is a constitutional right under Article 326। तो जो right to vote है वो constitutional right है कौन से आर्टिकल के अंदर? 326 के अंदर, which provides for universal adult suffrage to all citizens aged 18 years and above। तो जो 18 साल और 18 साल से above जो भी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 326 में। बिहार हैज़ नियरली 7.5 करोड़ वोटर्स। कितने हैं? 7.5 करोड़ वोटर्स हैं, making it one of India's largest electorates। So one of India's largest electorate है बिहार। आधार linkage with voter ID is voluntary under Election Commission Amendment Act 2021 aimed at reducing duplication। तो जो आधार लिंकेज है वो voluntary है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एमिंग फॉर द मून, इसरो बिल्डिंग इट्स हेवीएस्ट रॉकेट। तो ये हमने कल पढ़ा था ये वाला, यदि आपको याद होगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग इट्स हेवीएस्ट रॉकेट जिसका नाम है लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, जो एक्सपेक्टेड है दैट इट वुड बी लाइक अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब कितनी हाइट होगी? 4
40 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर इसकी हाइट होगी। एंड द रॉकेट विल बी रेडी बाय 2035 एंड विल सपोर्ट लूनर मिशंस इंक्लूडिंग इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन मिशन। तो जो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मिशन है वो भी इसमें ही जाएगा, मून पे जो प्रोजेक्टेड है फॉर 2040। LMLV विल्डॉर्फ LMV3 करेंट अभी प्रेजेंटली कौन सा है? LMV मतलब GSLV को LMV3 बोलते हैं ना, तो प्रेजेंट हैवीएस्ट है LMV3 विच कैरीड चंद्रयान 3 एंड इज़ यूज्ड इन गगनयान, मतलब गगनयान में भी यूज़ होगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में। पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो लो अर्थ ऑर्बिट में ये 80 टन ले जा पाएगा और प्रेजेंट जो GSLV है वो 30 टन ले जा पाता है और मून में 27 टन ले जा पाएगा। ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट फॉर लूनर मिशंस में वे 18 to 20 टन्स। अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करते हैं तो इसरो प्लान्स टू सेटअप अ 5 मॉड्यूल स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो इसरो का क्या एम है कि हम खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन बनाएंगे बाय 2035। LMLV विल बी क्रूशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हेवी मॉड्यूल्स। ठीक है, फिर की फैक्ट्स में आते हैं कि LVM3 जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इज़ इसरोज हेवीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट है। अर्लियर इसको GSLV मार्क 3 बोलते थे। इट इज़ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। कौन सा है? 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो कैपेबल है कैरी करने के लिए पेलोड्स ऑफ अप टू 4000 kg टू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। कहाँ तक? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक 4000 kg ले जा सकता है। एंड हैज़ बीन यूज्ड इन मेजर मिशन सच एज चंद्रयान 3। तो कौन कौन सा मिशन में? जैसे मेजर मिशन है जो चंद्रयान 3 वहाँ पे यूज़ हुआ है। अब इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बना जो मून के साउथ पोल में लैंड किया 2023 में अंडर द चंद्रयान 3 मिशन। अब गगनयान मिशन की बात की जाए तो वो प्लान्ड है 2025 के लिए विद इंडियन एस्ट्रोनॉट्स एज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो गगनयान मिशन में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। SpaceX की जो स्टारशिप है वो कैरी कर सकती है 100 से 150 टन टू ऑर्बिट। और LMLV विल मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन हैवी लॉन्चेस। तो इससे क्या होगी? हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे हैवी लॉन्चेस के लिए भी। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज वीक्स आफ्टर लार्जेस्ट लिटर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर कब्स बॉर्न इन दिल्ली जू इंडिकेट्स ओनली 2 of 6 सर्वाइव। तो क्या हुआ? अभी 1-2 हफ्ते पहले August 4, 2025 को अप्रॉक्स 3 वीक पहले रॉयल बंगाल टाइगर्स जो अदिति है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में, उसने 6 कब्स को जन्मा। द लार्जेस्ट लिटर मतलब इतने ज़्यादा कब्स बहुत दिनों में नहीं हुए हैं अभी जू में इन द पास्ट 2 decades। तो हाउएवर विद इन 3 weeks, लेकिन 3 हफ्ते बाद ही ओनली 2 कब्स हैव सर्वाइव्ड, बाकी 4 की डेथ हो गई। वेल 4 डाइड ड्यू टू इलनेस एंड वीकनेस डिस्पाइट बीइंग शिफ्टेड टू द जू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अब हाइलाइट्स में देखते हैं कि 4 कब्स कितने दिन में 3 वीक में ही डेथ हो गई ड्यू टू वायरल और एक इन्फेक्शन के कारण और फीडिंग इश्यूज़ के कारण। तो कौन सा इन्फेक्शन है? हेमोप्रोटोजोआन इन्फेक्शन। अब हीमोप्रोटोजोआन इन्फेक्शन है, ये डिसीजेज़ होते हैं जो कॉज किए जाते हैं, मतलब किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआन पैरासाइट्स के कारण होते हैं और जो इन्वेड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ब्लड में, सच एज मलेरिया जो प्लाज्मोडियम, बेबीसियोसिस एंड ट्राइपेनोसोमियोसिस। ठीक है, फिर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है केसेस ऑफ डेथ को कि क्यों इतने सारे टाइगर्स की डेथ हुई है। फिर रॉयल बंगाल टाइगर जिसका नाम है पैंथेरा टिग्रिस इज इंडियाज नेशनल एनिमल। इट इज़ एंडेंजर्ड अंडर IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसका क्या स्टेटस है? एंडेंजर्ड का। फिर प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो ये लॉन्च हुआ था 1973 में। इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसका प्रोग्राम है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंजर्वेशन प्रोग्राम है एम्ड एट इंश्योरिंग अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। तो एक वाइबल पॉपुलेशन हो सके टाइगर्स की इन देयर नेचुरल हैबिटेट थ्रू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। किसके थ्रू? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू। अब NTCA क्या है? NTCA 2005 में बना था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? MOEFCC, जो रिस्पॉन्सिबल है टाइगर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो स्टैब्लिश हुआ था 1889 में इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। ये एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, जो डेडिकेटेड है लाइफ स्टॉक और वेटनरी रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज UN डिक्लेयर्स फेमाइन इन गाजा, ब्लेम्स इजराइल फॉर सिस्टमैटिक एड ऑब्स्ट्रक्शन। तो यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है फेमाइन गाजा में ऑन 22 August 2025 साइटिंग सिस्टमैटिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एड बाय इजराइल। और बोला है कि सिस्टमैटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एड का बाय इजराइल। द फेमाइन इज करेंटली अफेक्टिंग 5 lakh पीपल इन गाजा गवर्नरेट विच मेक्स अप 1/5 ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी। तो ये कितना है? 1/5 ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू रोम बेस्ड इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव। कौन से क्लासिफिकेशन इनिशिएटिव के हिसाब से? रोम बेस्ड इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। अब UN एजेंसीज हैं
जो UN एजेंसीज हैं एंड एड ग्रुप्स हैव अर्लियर वार्नड ऑफ फेमाइन ड्यू टू इजरायली रिस्ट्रिक्शंस ऑन एड, फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल। जो IPC रिपोर्ट है उसने रिपोर्टेड दैट 500,000 पीपल आर फेसिंग कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस ऑफ स्टारवेशन, डेस्टिट्यूशन एंड डेथ आफ्टर 22 मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो 22 मंथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। द फेमाइन इज़ प्रोजेक्टेड टू स्प्रेड टू डेर एल बला एंड खान यूनिस गवर्नरेट्स। ठीक है, तो और ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस हैं। अब लीगल प्रोविजंस की बात की जाए तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जेनेवा कन्वेंशन 1949 1949 दैट इज़ प्रोहिबिट स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर। तो स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस को प्रोहिबिट करता है एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर। फिर जो रोम स्टैट्यूट है ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो डिफाइन करता है स्टारवेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एज वॉर क्राइम्स। फिर UN चार्टर की बात की जाए तो ये मैंडेट करता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, की फैक्ट्स में आते हैं कि यूनाइटेड नेशंस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बना टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। फिर IPC की बात की जाए, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस का क्लासिफिकेशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो बेस्ड है रोम, इटली में, और ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। फिर प्रीवियस फेमाइंस डिक्लेयर्ड बाय UN कौन कौन से? सोमालिया में 2011 में, साउथ सूडान में 2017 में और येमेन में 2018 में। ठीक है, फिर आते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, नीति आयोग रिलीजेस रिपोर्ट ऑन रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। तो 22 अगस्त 2025 को नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका थीम है रीथिंकिंग होम स्टेज नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक रोड मैप टू अनलॉक द पोटेंशियल होम स्टेज एंड BNBs इन इंडियाज़ टूरिज्म सेक्टर। तो इंडिया के टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड ये रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद IAMAI निकाला है मिलके। ठीक है, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक रोड मैप टू अनलॉक द पोटेंशियल होम स्टेज एंड BNBs इन इंडियाज़ टूरिज्म सेक्टर, फोकसिंग ऑन कल्चरल इमर्जन, लाइवलीहुड जनरेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। की हाईलाइट्स की बात की जाए तो ये कवर करता है केस स्टडीज़ इन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम स्टेट्स लाइक गोवा, केरला, कर्नाटका, गोवा, केरला, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फोकस किस में है? पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन में है विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम IAMAI, ISPP, मेक माई ट्रिप, Airbnb, चेज इंडिया एंड कन्वर्जेंस फाउंडेशन। ठीक है, हाईलाइट्स रूरल एंड सेमी अर्बन होम स्टेज एज ड्राइवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चरल ऑथेंटिसिटी। तो बोल रहे हैं कि रूरल और सेमी अर्बन होम स्टेज होंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को और कल्चरल ऑथेंटिसिटी आएगी। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वो स्टैब्लिश हुआ था 2015 में, द एपिक्स पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, एमिंग टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होगा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉस्टर होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। फिर टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए तो वो कंट्रीब्यूट करता है 5.8% टू इंडियाज़ GDP एंड 9.3% ऑफ एम्प्लॉयमेंट WTTC के डाटा के हिसाब से। फिर होम स्टेज हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं स्टेट्स लाइक केरला जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन चल रहा है, उत्तराखंड जहाँ पे इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के टाइम हाईलाइट हुआ था कि हमको सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म को बढ़ावा देना है एज अ की प्रायोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 करोड़ लोकेलिटीज़ मैप्ड, एवरी हाउस इन बिहार टू गेट अ डिजिटल पिन। तो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट जो बिहार का है उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है मैपिंग ऑफ ओवर 1 करोड़ लोकेलिटीज़। कितना? 1 करोड़ लोकेलिटीज़ का अक्रॉस द स्टेट। और इस इनिशिएटिव के अंदर एवरी हाउस विल नाउ बी असाइंड ए यूनिक 10 डिजिट डिजिटल लोकेशन आइडेंटिटी नंबर। तो कितना? 10 डिजिट का डिजिटल लोकेशन आइडेंटिटी नंबर अलॉट होगा, जिसको बोलेंगे हम डिजी पिन। ठीक है, दिस विल एनेबल सिटीजन्स टू ईजिली लोकेट हाउसेज एंड एसेस सर्विसेज थ्रू देयर मोबाइल फोन्स सिमिलर टू GPS बेस्ड नेविगेशन। तो GPS बेस्ड नेविगेशन के हिसाब से ये रहेगा। The digital pin will help in door-to-door delivery of government schemes, emergency services, postal services, water supply and tax collection. ये जो सिस्टम है ये इंटीग्रेट करेगा GIS मैपिंग को फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड कॉलोनीज। बिहार इज अमंग द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सच अ लार्ज स्केल डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, की फैक्ट्स की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड इन 2015 is a flagship program of the government of India aimed at transforming the country into digitally empowered society and knowledge economy। तो इसका एम क्या है कि डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बने और नॉलेज इकोनॉमी बने। कैसे बनेगी? थ्रू इम्प्रूव्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी। अब GIS मैपिंग की बात की जाए तो जो जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग है ये टेक्नोलॉजी है जो कैप्चर करती है, स्टोर करती है, एनालाइज करती है और विजुअलाइज करती है स्पाशियल एंड जोग्राफिक डाटा को और हेल्प करती है प्लानिंग में, रिसोर्स मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में।
जो राइट टू सर्विसेज एक्ट है बिहार का, वो इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स, जैसे डिजिपिन टू सपोर्ट सर्विस डिलीवरी। ठीक है। बिहार इज 38 districts and over 2 crore households, making this one of the India's largest digital mapping projects. Estimated that 45% of urban Bihar faces navigation and address related delivery challenges. डिजिपिन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एड्रेस ढूंढने में। नेक्स्ट टॉपिक इज बिहार रिसीव्स 2 awards फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बिहार, उसको 2 अवार्ड मिले हैं, नवाचार अवार्ड्स, इनोवेशन अवार्ड्स इन एग्रीकल्चर। द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट अ सेरेमनी हेल्ड इन श्रीनगर। तो श्रीनगर में एक सेरेमनी हुई थी, तो वहाँ पे मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने ये अवार्ड दिया। किसने लिया? एग्रीकल्चर बिहार के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है पंकज कुमार जी ने, उन्होंने अवार्ड रिसीव किया। की हाईलाइट्स की बात की जाए तो अवार्ड्स वर गिवन फॉर बिहार्स अचीवमेंट इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। बिहार्स इनिशिएटिव्स एम टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विथ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ठीक है। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो बिहार का जो एग्रीकल्चर इनोवेशन, उसमें क्या क्या है? यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्रॉप डाटा एंड फार्मर सर्विसेज के लिए, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स है, स्कीम्स फॉर फार्मर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, एंड बिहार हैज़ ओवर 80% रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कितनी है? 80% रूरल पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एंड इनोवेशन इज़ वाइटल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर वेलफेयर। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% टू बिहार GSDP। कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है? 20%। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं मेंस के 2 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में। तो फर्स्ट इज सेट द गार्ड रेल्स फॉर AI यूज़ इन कोर्ट रूम्स। तो AI के रेफरेंस में है ये आर्टिकल। तो जुलाई 2025 में केरला हाई कोर्ट ने पब्लिश किया था इंडिया का फर्स्ट सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि उसको कैसे यूज़ करना है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, जिसका टाइटल था पॉलिसी रिगार्डिंग यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। इस पॉलिसी का एम क्या है? इंप्रूव करना स्पीड एंड एफिशिएंसी इन जुडिशियल प्रोसेसेस while ensuring strict safeguards against misuse at a time when India has over 5 crore pending cases. तो अभी कितने पेंडिंग केसेस हैं? 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। अब की इश्यूज़ की बात की जाए तो जो ट्रांसलेशन रिस्क्स है, तो AI ने एनेबल किया ट्रांसलेशंस दैट आर प्रोन टू एरर्स। एग्जाम्पल, लीव ग्रांटेड वॉज इनकरेक्टली ट्रांसलेटेड एज छुट्टी स्वीकार। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज हेलुसिनेशन प्रॉब्लम थी। तो टूल्स लाइक OpenAI's विस्पर में फैब्रिकेट फ्रेजेस और मिस इंटरप्रीट स्पीच। फिर बायस इन AI लीगल रिसर्च, तो उसमें क्या होता था कि AI सिस्टम्स में नज जजेस और लॉयर्स टुवर्ड्स सेलेक्टिव प्रेसिडेंट्स रिस्किंग फेयरनेस। तो इससे फेयरनेस पे इशू आ सकता है। फिर एडजुडिकेशन रिस्क, तो ओवर रिलायंस ऑन AI ओवरलुक्स ह्यूमन जजमेंट, कंटेक्स्ट एंड प्रेसिडेंट रिलेवेंस। फिर मार्केट ड्रिवन एडॉप्शन की बात की जाए तो जो कोर्ट्स में अडॉप्ट AI टूल्स विदाउट सफिशिएंट एथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स, उससे क्या रिस्क होगा? प्राइवेसी ब्रीचेज होंगी और डिपेंडेंसी जो एक्सटर्नल वेंडर्स पे है वो बढ़ जाएगी। फिर हेलुसिनेशंस इन LLMs, तो रिकॉग्नाइज्ड एज अ फीचर नॉट अ बग रिक्वायरिंग ह्यूमन ओवरसाइट इन हाई स्टेक केसेस। तो ह्यूमन ओवरसाइट है हाई स्टेक केसेस में, उसकी बात हो रही है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? एफिशिएंसी वर्सेस जस्टिस। तो वाइल AI promises स्पीड, अनसेफगार्डेड यूज़ में इरोड फेयरनेस, ट्रस्ट इन जुडिशियल आउटकम्स। तो यदि सही तरीके से यूज़ नहीं होगा तो वो इरोड कर देगा फेयरनेस को और ट्रस्ट इन जुडिशियल आउटकम्स। फिर डाटा सिक्योरिटी रिस्क की बात की जाए तो विदाउट क्लियर रूल्स ऑन डाटा एक्सेस, स्टोरेज एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सेंसिटिव केस डाटा कुड बी एक्सपोज्ड। तो सेंसिटिव केस डाटा को एक्सपोज हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा। फिर डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स की बात की जाए तो लिटिगेंट्स राइट्स में बी अंडरमाइंड इफ़ दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड व्हेन AI इज़ यूज्ड इन देयर केस। तो लिटिगेंट्स के राइट्स अंडरमाइन हो सकते हैं ऐसे केसेस में। फिर उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी गैप। तो कोर्ट स्टिल ऑपरेट लार्जली ऑन पेपर, सो अनरेगुलेटेड AI एडॉप्शन कुड वर्सन इन एफिशिएंसीज रेदर देन सॉल्व देम। तो इससे क्या होगा कि और चीज़ें ख़राब ही हो सकती है रेदर देन उनको सही करना। अब वे फॉरवर्ड आते हैं। तो AI लिटरेसी एंड ट्रेनिंग की बात की जाए तो बिल्ड कैपेसिटी अमंग जजेस, लॉयर्स एंड कोर्ट स्टाफ। जुडिशियल अकेडमी शुड ट्रेन ऑन AI स्कोप एंड लिमिटेशन। तो AI स्कोप में और लिमिटेशन में ट्रेन होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की बात की जाए तो स्टैंडर्डाइज करना है प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस को फॉर AI एडॉप्शन टू एक्सेस रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क्स। फिर ह्यूमन ओवरसाइट की बात की जाए तो मैंडेटरी चेक्स बाय रिटायर्ड जजेस, एक्सपर्ट्स बिफोर फाइनल एडॉप्शन ऑफ AI जनरेटेड ट्रांसलेशंस और जजमेंट्स। फिर फेडरलिज्म को सेफगार्ड करना है तो एडॉप्शन मस्ट रिस्पेक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, अवॉइडिंग वेंडर लॉक-इन्स और एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। फिर ट्रांसपेरेंसी चाहिए लिटिगेंट्स के लिए, तो कोर्ट्स मस्ट डिस्क्लोज इफ AI इज़ बीइंग यूज्ड एंड अलाउ लिटिगेंट्स टू ऑप्ट आउट इन सेंसिटिव केसेस। कि मान लो पहले तो आप उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म कीजिए कि इसमें AI यूज़ हो रहा है और यदि लिटिगेंट्स को ऑप्ट आउट करना है तो ऑप्ट आउट कर सकते हैं सेंसिटिव केसेस में।
फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस, तो स्ट्रेंथन डिजिटल कोर्ट्स अंडर फेज 3 ऑफ ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट और इंश्योर करना है AI यूज़ कॉम्प्लीमेंट्स जुडिशियल रीजनिंग रेदर देन रिप्लेसिंग इट। तो ऐसा ना हो कि AI पूरा रिप्लेस ही कर दे जुडिशरी में चीज़ों को, बस वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर आउटकम ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, तो AI एडॉप्शन शुड बी टाइड टू मेजरेबल इम्प्रूवमेंट्स इन जस्टिस डिलीवरी, एक्सेस और फेयरनेस, नॉट जस्ट एफिशिएंसी। तो हमको जस्टिस डिलीवरी, एक्सेस और फेयरनेस भी इंश्योर करना है एफिशिएंसी के साथ साथ। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। नेक्स्ट एडिटोरियल इज इंडिया US डिस्पाइट ट्रम्प। तो इंडिया और US के क्या रिलेशन है डिस्पाइट जो अभी ट्रम्प ने इतने सारे टैरिफ लगाए हैं उन सब के बाद भी। तो द रीसेंट पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैव क्रिएटेड अनसर्टेनिटी इन इंडिया US रिलेशंस। ठीक है, तो अब की इश्यूज़ क्या है कि ट्रेड टेंशन्स की बात की जाए तो जो इंडिया US बायलेटरल ट्रेड है वो 131.4 बिलियन है 2024-25 के हिसाब से, जिसमें इंडिया एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करती है $41 बिलियन का। उसमें मेजरली टैरिफ्स कहाँ पे स्ट्रिक्टर US वीज़ा रूल्स हैं, फ्रिक्शन ओवर एग्रीकल्चर है और डेयरी एक्सपोर्ट्स हैं। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात की जाए तो एग्रीमेंट्स है जैसे लिमोआ, जिस्मोआ, कॉमकासा, बीका, तो ये ऑलरेडी इन प्लेस है और एनेबल करते हैं डीपर डिफेंस कोलैबोरेशन। लेकिन जो ट्रम्प की पॉलिसी है पुश टेक्नो नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म वो कॉम्प्लिकेट कर रही है इंडिया के एक्सेस को फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। फिर इंडियन डायस्पोरा और रेमिटेंसेस की बात की जाए, इंडिया रिसीव करता है ओवर $100 बिलियन एनुअली रेमिटेंसेस में विथ 30% फ्रॉम US। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है यदि सर्विसेज में और डाउन साइजिंग कुड शार्पली रिड्यूस इनफ्लोज, तो क्या करेगा ये इनफ्लोज को शार्पली कम कर सकता है। फिर चाइना फैक्टर की बात करते हैं, जो ट्रम्प का शिफ्टिंग पोस्चर है टुवर्ड्स चाइना कॉन्ट्रास्ट करता है इंडिया के कंटिन्यूड कंसर्न्स के साथ ओवर गलवान, जो गलवान इशू है ना, और बीजिंग की जो असर्टिव मूव्स हैं इंडो पैसिफिक में उससे रिलेटेड। फिर जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शंस की बात करते हैं तो जो इंडिया की टाइज़ है रशिया के साथ पर्टिकुलरली इन एनर्जी एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट फेस सिक्योरिटी स्क्रूटनी इन वाशिंगटन, तो उसके लिए काफ़ी स्क्रूटनी होती है वाशिंगटन में। इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स कि इंडिया रिस्क कर रही है बीइंग कॉट इन क्रॉस फायर ऑफ US चाइना कॉम्पिटिशन एंड वाशिंगटन्स एक्सपेक्टेशन टू अलाइन मोर क्लोजली। फिर इकोनॉमिक रिस्क हैं कि टैरिफ हाइक्स और रिस्ट्रिक्शंस है जो इंडियन प्रोफेशनल्स पे जैसे H1B वीज़ा रूल्स वो इम्पैक्ट कर सकते हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट को और इंडिया के IT सेक्टर को। फिर डिफेंस चैलेंजेस की बात की जाए तो जो अनसर्टेनिटी है US डिफेंस सप्लाईज में और कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट्स में वो लिमिट कर सकता है इंडिया के एक्सेस को टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर्स की बात की जाए तो इंडिया फेस कर सकता है रिन्यूड प्रेशर ऑन इशूज़ लाइक क्वाड पार्टिसिपेशन, साउथ चाइना सी स्टैंड्स और डेमोक्रेसी स्टैंडर्ड्स में। इसके लिए हम सजेशन क्या दे सकते हैं, तो वे फॉरवर्ड है कि हमको डाइवर्सिफाई करना है पार्टनरशिप को, जिसमें इंडिया कुड एक्सपैंड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टाइज विद EU, आसियान और ग्लोबल साउथ। स्ट्रेंथन करना है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को, वेल एंगेजिंग US, इंडिया मस्ट ऑल्सो सेफगार्ड इट्स रिलेशन विद रशिया एंड अदर डिफेंस सप्लायर्स, इंश्योरिंग नो सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी, तो कोई भी सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होगी। फिर लेवरेज करना है डायस्पोरा डिप्लोमेसी को, द लार्ज इंडियन कम्युनिटी इन द US कैन बी मोबिलाइज्ड टू बिल्ड बाई पार्टीशन सपोर्ट फॉर इंडिया फ्रेंडली पॉलिसीज़, तो इंडिया फ्रेंडली पॉलिसीज़ के लिए बाई पार्टीशन सपोर्ट बिल्ड करना। डीपेन करना डिफेंस कोऑपरेशन को, तो कंटिन्यू करना है जॉइंट एक्सरसाइजेज, नेवल कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग थ्रू क्वाड एंड ई कोर्ट्स लाइक फ्रेमवर्क, और फोकस करना है लॉन्ग टर्म गेन्स पे, तो लुक बियॉन्ड शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस अंडर ट्रम्प्स पॉलिसीज़ कीपिंग लार्जर ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडिया US पार्टनरशिप इम्पैक्ट, तो इंडिया US पार्टनरशिप इम्पैक्ट को भी ध्यान इंटैक्ट रखना है। ठीक है, तो आई होप ये एडिटोरियल क्लियर है। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।